अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम और आज हम ईरान, चाइना और पाकिस्तान और इंडिया के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। हम ये वाला टॉपिक भी कुछ 4 से 5 वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करें। एज़ यू नो दैट कि चाइना ने ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्रपोज़ल भेजा है जिसका जनाब कोई कॉस्ट तकरीबन $400 बिलियन कहा जा रहा है। और ये जो $400 बिलियन है ये अमेरिकन को, इंडियंस को बड़े ज़बरदस्त तरीके से चुभ रहा है और इसकी वजह से ईरान स्टेबल होगा और बहुत सारी रीजनल में इस पूरे रीजन के अंदर स्ट्रेटजिक चेंजेस आएंगी, बहुत सारे जनाब इंटरेस्ट चेंज होंगे, बहुत सारी डेवलपमेंट्स देखने को हमें मिलेंगी। मगर बीइंग द एस्पिरेंट ऑफ कंपैरेटिव एग्ज़ाम हमें इस सारी सूरत हाल को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है और हमें ये देखना है कि ईरान के अंदर अगर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह से पूरे रीजन के अंदर कौन कौन से इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं, इसकी वजह से पाकिस्तान को कौन कौन सा फ़ायदा हो सकता है, इसकी वजह से इंडियंस क्यों नाराज़ होते हैं। ईरान में अगर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अमेरिका बॉर्डर को इसकी वजह से कौन कौन से दुख होते हैं, इसकी वजह से पूरे जो यूरोपियन कम्युनिटी है उसमें उसके क्या तासुरात हैं। एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ देखेंगे, कुछ अपनी ओपिनियन डेवलप करेंगे, कुछ इस किस्म की बातें करेंगे। आई होप आपको इस पूरे सिनारियो में बहुत सारी नई चीज़ों का पता चलेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि इसकी वजह से जनाब क्वेश्चन जो आ सकता है वो कौन कौन किस तरीके का हो सकता है और हमें उस सारे क्वेश्चन को किस तरह टैकल करना है। ये जो क्वेश्चन है ईरान चाइना डील का, इससे पाकिस्तान के साथ लिंकेज, इसका इंडिया के साथ लिंकेज, इसका यूएस के साथ लिंकेज, ये जो क्वेश्चन है ये पाकिस्तान अफेयर के अंदर भी आ सकता है, ये करंट अफेयर्स के अंदर भी आ सकता है और ये इंटरनेशनल रिलेशंस में पूछा जा सकता है, ये पॉलिटिकल साइंस के अंदर पूछा जा सकता है। ये इन तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं इनके अंदर बड़ा ना आप यूँ समझ लें कि एनालिटिकली पूछा जा सकता है। इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हम सारे के सारे देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें इस सारी डोमेन को समझने के लिए कि यार चाइनीज़ जो हैं वो ईरान के अंदर जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ना सिर्फ वो ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बल्कि चाइना पूरी की पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसने एक प्रोजेक्ट बनाया ओबोर, शी जिनपिंग ने इसको इनवाइसेज किया, इसको प्रपोज़ करने की कोशिश की। इसके बाद शी जिनपिंग के बाद जनाब ना उन्होंने इसके ऊपर डेवलपमेंट काम शुरू कर दिया, इसमें इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर दिया और इसमें रेलवेज़, पोर्ट्स की डेवलपमेंट, रोड्स की डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र और जनाब ना दूसरे सोशल से सेक्टर के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। उन्होंने लोगों के मुल्कों में जाके, दूसरे मुल्कों में जाके इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। मतलब चाइनीज़ का प्रोजेक्ट जो था वो ये है कि हम पूरी दुनिया के अंदर जितने भी ममालिक हैं और ख़ास तौर पर वो ममालिक जिनको ज़रूरत है वहाँ पे जाके अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब हमें अगर ईरान के साथ उनका रिलेशन समझना है तो हमें सबसे पहले चाइना का जो विजन है, चाइना की जो इन्वेस्टमेंट की रीजंस हैं, हमें सबसे पहले उसके ऊपर बात करनी होगी। दैट व्हाई चाइना इज़ एक्चुअली इन्वेस्टिंग ऑन ऑल द कंट्रीज़, स्पेसिफिकली दोज कंट्रीज़ हु आर डायरली नीड फॉर द इन्वेस्टमेंट। मसलन आपने सुना होगा, देखा होगा, एनालाइज़ किया होगा, गौर किया होगा कि यार चाइना बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट उन जगहों पे करता है जहाँ पे बंगाली खुद कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं। श्रीलंका की उस पोर्ट को डेवलप करने की कोशिश करता है जिस पे श्रीलंकन कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं। पाकिस्तान की उस पोर्ट को डेवलप करने की कोशिश करता है जिस पे पाकिस्तानी कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं। वो ईरान के अंदर उन जगहों पे इन्वेस्टमेंट करता है जहाँ पे ईरान के लोग कहते हैं कि हम खुद इन चीज़ों को डेवलप नहीं कर सकते। अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की प्रपोजल देता है क्योंकि वो अफ़गानिस्तानी जो लोग हैं उनको पता है कि हम ये खुद नहीं कर सकते। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी ममालिक हैं उनमें उन तमाम उन मुल्कों में इन्वेस्टमेंट करने की और उस डिपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करता है जहाँ पे उनको लगता है कि इनको ज़रूरत है और ये इस इन्वेस्टमेंट के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते, या वो कम अज़ कम उस मुल्क की हुकूमत को ये रियलाइज़ करवा देते हैं कि अगर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे आपके मुल्क में जाके तो शायद इसकी वजह से आपको नुकसान होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द डिस्कशन इज़ नाउ टुडे वी विल डिस्कस कि चाइना के पास कौन कौन सी रीजंस ऐसी हैं जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ मुल्कों में जाके इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की कोशिश करता है या मुख्तलिफ मुल्कों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश करता है। एज़ वी नो दैट चाइनीज़ हैज़ वेरी ट्रिलियन प्रोजेक्ट जिसमें ओबोर है, जिसका हिस्सा सी पैक है, जिसमें वो 6 रूट्स निकालते हैं, उसमें से एक रूट सी पैक है। मतलब पाकिस्तान में $64 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, यहाँ के रोड्स की इन्वेस्टमेंट, यहाँ के पोर्ट की डेवलपमेंट, यहाँ पे इकोनॉमिक जोन्स बनाना। मतलब वाई चाइनीज़ आर सो मच इंटरेस्टेड इन सच डेवलपमेंटल इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान।
why they think that Pakistan direly needs such an investment, and why Pakistan has the perception that Pakistan cannot develop its own infrastructure, its port, और इस तरह की बातें हम ना आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली हमने ये लेके चलना है चाइना ईरान डील की तरफ, मगर आज हम ये बात कर रहे हैं कि चाइनीज़ की रीजंस कौन सी हैं जिसकी वजह से वो ये सारी इन्वेस्टमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो कमिंग टूवर्ड्स द वेरी स्पेसिफिक पॉइंट दैट China is competing with the US, and this rise is also labeled as the Pacific rise. As we know that China is rising peacefully, and its rise all over the world is taken as a Pacific rise. China presenting itself as it is rising, it is emerging as a global power, as an economic giant पीसफुली, और इसके राइज से किसी भी दूसरे मुल्क को कोई भी किसी भी किस्म का ख़तरा नहीं है। वो ना किसी पे अटैक कर रहे हैं, ना वो किसी की जनाब ना चीज़ें छीन रहे हैं, मतलब वो अपने तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। अब हमें ये बात पता है दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सुपर पावर होती है, जो पावर होती है, उसका एक इन्फ्लुएंस होता है, और वो अपने इन्फ्लुएंस में किसी भी दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता और अपना सिक्का मनवाने की हमेशा कोशिश करता है। यूएस, अंकल सैम, सुपर पावर, द ग्लोबल पावर, द ओनली पावर इन द वर्ल्ड सिंस द 1990। उसके बाद जब यूनिपोलैरिटी आ गई, उसके बाद तो यूएस ही पावर था, मगर चाइनीज़ राइज ने उसको बहुत बड़ा धचका दिया। चाइना असल में यूएस को कम्पीट कर रहा है। द फर्स्ट पॉइंट कि चाइना असल में राइज क्यों कर रहा है, चाइना लोगों को मुल्कों पे जाके इन्वेस्ट क्यों करता है। एज वी नो कि यूएस के बहुत सारे एलाइज मौजूद हैं चाइनीज़ के अराउंड भी, मतलब जापान को देख लें यूएस का लाया है, इंडिया को देख लें यूएस का लाया है, ताइवान के अंदर वो जनाब ना यूएस सेंट्रिक सेंटीमेंट्स पाए जाते हैं। साउथ चाइना सी के अंदर जितने भी ममालिक हैं, उनको जितने भी आइलैंड्स हैं, जिस इसमें जो लोग साउथ चाइना सी के अंदर अपना शेयर कंसीडर करते हैं या क्लेम करते हैं, वो सारे यूएस एलाइज हैं। ये सारी की सारी बातें यूएस सेंट्रिक हैं। चाइना ये चाहता है कि वो जब वो राइज़ करे तो उसके रीजन के अंदर जितने भी लोग हों या इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हों, जितने भी ममालिक हों, वो चाइनीज़ के अगेंस्ट ना जाए। सो द बेस्ट वे टू मेक देम डिपेंडेंट इज़ टू इन्वेस्ट इन देयर कंट्रीज़। पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पली कि हमें पता है कि जी पाकिस्तान के अंदर ना इन्वेस्टमेंट चाइनीज़ इसलिए करें बिकॉज पाकिस्तान के पास इतना पैसा कोई नहीं, हम अपने पोर्ट्स को इतना डेवलप नहीं कर सकते। सो चाइनीज़ आर इन्वेस्टिंग, व्हेन चाइनीज़ आर इन्वेस्टिंग वी ऑलवेज गिव देम द कॉर्डियल सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट। अमेरिकन कहे कि पाकिस्तान कर्जे के नीचे डूब जाएगा, हम कहते हैं नहीं भाई, चाइना हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, इसकी जो फ्रेंडशिप है वो हिमालय से ऊपर है और शहद से ज़्यादा मीठी है और मरीना ट्रंच से ज़्यादा गहरी है। ये क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि यूएस तो हमारे पास आके इन्वेस्ट करने से रहा, हम खुद चाइनीज़ को फैसिलिटेट करेंगे, और हमारा चाइनीज़ को सपोर्ट करने का मतलब क्या है? टू गो अगेंस्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ यूएस। सो चाइना एक तो पीसफुली राइज कर रहा है और ये अल्टीमेटली यूएस के लिए एक चैलेंज क्रिएट कर रहा है। सो चाइनीज़ हैज़ सम सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट कि जी हम यूएस को कम्पीट करने के लिए दुनिया के हर उस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे जिस मुल्क को भी ज़रूरत होगी। द नेक्स्ट वन, इमर्जिंग एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक जायंट। याद रखें वर्ल्ड वॉर 2 ही जापान और जर्मनी हार गए, जापान का बेड़ा गर्क हो गया, न्यूक्लियर बॉम्ब भी इसके ऊपर पड़ गया। अब जापान के लोगों को ये डिसाइड करना था कि क्या हमें दोबारा इकोनॉमिक वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो बनाया जाए और अमेरिकन के ऊपर फेंक दिया जाए, या फिर ऐसे किया जाए कि हम अमेरिकन को या पूरी दुनिया की जितनी भी दूसरी स्टेट्स हैं उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लें। दे ऑप्टेड फॉर द सेकेंड ऑप्शन। अब उन्होंने क्या किया कि अपनी इंडस्ट्री को इतने ज़बरदस्त तरीके से डेवलप कर लिया, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बनाई, कार्स बनाई, मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ बनाई। इसकी वजह से पूरी दुनिया में वो इकोनॉमिक जायंट के तौर पर सामने आ गए। अब चाइनीज़ जो हैं वो वैसा ही कर रहे हैं, मतलब अपने आप को दुनिया में इतनी चीप प्रोडक्ट्स बेचते हैं, अपनी इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं कि वो उनकी इकॉनमी इस वक्त यूएस की इकॉनमी से भी ज़्यादा हो गई है। मतलब यूएस ने खुद चाइना से कर्जा लिया हुआ है। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से कि चाइना अपने आप को इकोनॉमिक जाइंट बना रहा है और उसके लिए ज़रूरी है कि वो हर दुनिया के हर मुल्क के अंदर जाके इन्वेस्टमेंट करे, स्पेसिफिकली दो जिनको ज़रूरत है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ चाइना हमेशा उस मुल्क को कंसीडर करता है अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए जिसको ज़रूरत होती है, और स्पेशली दोज जो खुद नहीं बना सकते, और मैंने आपको इसकी एग्जांपल दे दी। अब ये सारा कुछ क्यों करता है? क्योंकि अगर वो ममालिक खुद नहीं कर पाएंगे तो अल्टीमेटली वो चाइनीज़ को थ्रू आउट द लाइफ वो उनको बेनिफिट देते रहेंगे। जैसे हमने सुना है कि जैसे हमने पढ़ा है कि जी 99 ईयर्स के लिए जो श्रीलंकन पोर्ट हम्बनटोटा वो चाइनीज़ कंट्रोल में आ गई है। ये एक बड़ी कंसर्निंग सिचुएशन है कि चाइनीज़ जो हैं वो उनकी इन्वेस्टमेंट की वजह से जो दूसरे ममालिक हैं उनकी चीज़ें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी ओनरशिप के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं वो दूसरों को जा रही हैं।
द नेक्स्ट पॉइंट, चाइना हैज़ इनसैटिएबल एनर्जी नीड्स। देखें, एक मुल्क के पास इतनी ज़बरदस्त इंडस्ट्री हो और वो कंटिन्यूसली इसके अंदर इंक्रीज़ कर रहा हो चीज़ों को, सो उसकी तो एनर्जी नीड बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी तो इंडस्ट्री को चलाने के लिए ऑयल की तो हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। सो चाइना के पास ऑयल मौजूद नहीं है। ऑयल किन के पास मौजूद है? मिडल ईस्ट में, और मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा किसके पास? सऊदी अरब और ईरान के पास। सो दिस डील, चाइना ईरान डील जो कि अभी प्रपोज की गई है, जिसकी कीमत तकरीबन $400 बिलियन लगाई जा रही है, जिसके अंदर चाइनीज़ को तकरीबन 25 साल के लिए डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑयल मिलेगा और उनकी इंडस्ट्री चलेगी, उनकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, उनकी इकॉनमी बढ़ेगी। चाइना हर उस मुल्क के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करता है, उनके साथ डील बनाने की कोशिश करता है, उनके साथ एग्रीमेंट करने की कोशिश करता है जहाँ पे जिस मुल्क में एनर्जी के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हों। स्पेसिफिकली वो इराक में, ईरान में और KSA के साथ अपने रिलेशन को इस तरह बिल्डअप कर रहा है, जिसकी वजह से हमें मालूम है कि उनके जो एनर्जी नीड है वो बढ़ रही है और अल्टीमेटली ये वो ऐसे ममालिक है जो उसकी एनर्जी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट, चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी। चाइना चाहता है कि उसके खिलाफ कोई भी ना बोले, सो वो हम्बन टूटा को ले लें या वो इसमें जिबूटी को ले लें, अफ्रीकन जो पोर्ट है उसकी बात कर लें, ये चाइनीज़ के कंट्रोल में है। चाइना के बारे में एक आर्टिकल में लिखा था कि इन्होंने एक मुल्क के अंदर, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट, उनके लीडर्स को बताया कि भाई ये वाला जो रोड है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत फ़ायदा देगा, जबकि उस रोड की उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। दे एक्चुअली मेड दैट रोड, दे बिल्ड अप दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, और अल्टीमेटली जितना भी उसके ऊपर कर्जा था वो उतार ही नहीं सके, तो फिर उन्होंने कहा जब ये रोड जो है ना वो हमारी मलकियत में दे दिया जाए, या ये वाली जो पोर्ट है वो हमारी मलकियत में दे दी जाए और इतने साल के लिए दे दी। ये चाइनीज़ की डेट ट्रैप पॉलिसी है। वेस्ट इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि जी आप इस डेट ट्रैप पॉलिसी की वजह से, डेट ट्रैप का मतलब ये है कि आपको पैसे दे देते हैं, जैसे पाकिस्तान को $64 बिलियन दे दिए है और पाकिस्तान की इकॉनमी उतनी ग्रो नहीं करती जितना पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है, तो फिर पाकिस्तान $64 बिलियन कैसे वापस करेगा? ये तो वापस नहीं कर पाएगा। अब जब ये वापस नहीं कर पाएगा तो फिर ये क्या करेंगे कि ये जितना भी इनके पास गवादर पोर्ट बना ली इन्होंने, या कोई और कंपनी जनाब ना, वो कह देंगे चाइनीज़ को कि ये आप इतने साल के लिए ले लो। जैसे CPEC के बारे में बहुत सारी रिजर्वेशंस वेस्ट भी और पाकिस्तान के बहुत सारे एनालिस्ट भी रखते हैं। उसके बाद है कि चाइना रीजन को कंट्रोल करता है। देखिए, आप सुपर पावर उस वक्त बन सकते हैं जब आपके रीजन के अंदर स्पेसिफिकली आपके मुखालिफिन ना हों। मसलन अगर हम अमेरिकन को देखें तो अमेरिका जिस रीजन में मौजूद है उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं उसके मुखालिफिन नहीं हैं, सो उसको कम अज़ कम अपने बॉर्डर्स के साथ कोई भी इशू मौजूद नज़र नहीं आता। उसको अपनी ट्रूप्स को, उसके अपने आर्मी को, उसके अपने डिफेंस सिस्टम को, अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी पड़ती, इतने अखराजात नहीं करने पड़ते। मगर चाइनीज़ के पास इस वक्त, जैसे चाइना का इंडिया के साथ पिछले दिनों गलवान वैली के ऊपर जनाब वो झड़पें हुई हैं, तो ये अपने तौर पर एक थ्रेट है। साउथ चाइना सी के साथ चाइनीज़ का बहुत बड़ा बॉर्डर लगता है, वहाँ पे अमेरिकन मौजूद हैं, जापानीज़ मौजूद हैं, साउथ एशियन स्टेट्स मौजूद हैं, उनके साथ इनके झगड़े चल रहे हैं। तिब्बत और ताइवान के साथ इनके झगड़े चल रहे हैं। तो मतलब इस सिचुएशन के अंदर चाइनीज़ चाहते हैं कि उस रीजन के अंदर जितने भी ममालिक मौजूद हों, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, इंडिया, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ईरान, जितने भी ममालिक मौजूद हैं, वो चाहते हैं कि इनके साथ इनका एक ऐसा रिलेशन बिल्डअप हो जाए कि ये वाले ममालिक इनके खिलाफ ना जाएँ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया तो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि चाइनीज़ राइज कर जाएँ। सो क्योंकि इंडिया वेस्टर्न एलाई है, US का एलाई है, सो अब इंडिया क्या कहता है कि हम चाइनीज़ के इस एम्बिशियस प्लान को सबुटाज करने की कोशिश करेंगे, जो कि नामुमकिन बात नज़र आ रही है इन फ्रंट ऑफ चाइना। मगर चाइनीज़ की जो पॉलिसी है उसके अंदर उसके खिलाफ बोलने वाले लोग बहुत कम हैं। आज की न्यूज़ है कि बांग्लादेश ने भी चाइनीज़ का साथ देने की कोशिश की, पाकिस्तान के साथ रिलेशन बिल्डअप करने की कोशिश की है। इवन इंडियन हाई कमिश्नर जो उनके पास एम्बेसडर मौजूद हैं, उन्होंने काफ़ी दफ़ा हसीना वाजिद साहिबा को मुलाकात के लिए कहा, मगर शी रिजेक्टेड। तो एक तो ये है कि वो रीजन को कंट्रोल करना चाहते हैं, और इस रीजन को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि उनका मुखालिफ कोई नहीं होगा। अगर रीजन पीसफुल है, रीजन में उनका कंट्रोल है, तो वो बाहर अपनी जो टेंटिकल्स हैं उसको वो अड़ा सकते हैं, फंसा सकते हैं। द नेक्स्ट वाज इज चाइना इज फ्लेक्सिंग मसल्स विद द फ्रेंड्स ऑफ हर एनिमीज। मतलब कि चाइना का आर्क राइवल इस वक्त कंपैरेटिव US है, और US के जितने भी दोस्त ममालिक हैं, स्पेसिफिकली इंडिया, उनके साथ कुछ ना कुछ अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, फ्लेक्स कर रहा है। इसकी वजह यह है कि वो दिखाना चाहता है इनडायरेक्टली US को दैट वी हैव द पावर टू काउंटर योर चैलेंजेस। इंडिया के साथ मथा लगाना, इंडिया के साथ इस तरह की अड़फस की बात करना, इसका मतलब डायरेक्ट मैसेज भेजना है US को कि इफ़ यू वांट टू हेल्प इंडिया एंड इफ़ इंडिया वांट्स टू टेक हेल्प फ्रॉम US विच इज़ एन आर्क राइवल ऑफ चाइना, तो इसका आपका जो नेबरिंग कंट्री के साथ रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे।
इसलिए चाइनीज़ जहाँ पे भी यूएस के इंटरेस्ट मौजूद होते हैं वहाँ पे किसी न किसी हद तक छेड़ाछाड़ी करने की ज़रूर कोशिश करते हैं। इस सब का मकसद क्या है? बिकॉज चाइना इज़ राइजिंग, इट इज़ बिकमिंग एन इकोनॉमिक जायंट, इट्स राइज इज ऑलमोस्ट टेकन एज पीसफुल राइज। देयर इज़ नो थ्रेट ऑफ चाइना that is anticipated by all over the world. Specifically, the very important, very grave threat that West is so much concerned that debt trap policy. कि चाइना पूरी दुनिया के जितने ममालिक होंगे वहाँ ख़ास तौर पे वो ममालिक जिनको उनकी ज़रूरत होती है, जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करके उनकी ज़मीन को, उनके जो एसेट्स हैं उनको काबू करने की कोशिश करता है। और इस तरह वेस्ट कभी ग्रो नहीं किया। और चाइना के पास वैसे भी कम्युनिज़म है और वो डिक्टेटर्स हैं, उनके पास अथॉरिटेरियन जो गवर्नमेंट है वो मौजूद है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे वेस्ट को कंसर्न है। मगर इन सारी रीजंस के साथ चाइना उबोर बना रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। इस उबोर से 6 रूट्स बन रहे हैं, जिनमें से एक रूट सी पैक भी है। और आप सोच लें, मतलब पाकिस्तान के ऊपर आप किसी भी शहरी से पूछ लें जिसको बिल्कुल भी सी पैक का नाम पता हो, वो भी चाइनीज़ को कहता है कि यार दे आर फ्रेंड्स एंड ऑल वेदर फ्रेंड्स। तो ये सब कुछ कहने का मतलब क्या है कि चाइना ने अपनी परसेप्शन पाकिस्तान के ममालिक के ऊपर इस किस्म की बना दी है जिसमें हम ये कह लें कि हम चाइनीज़ को कभी भी दुश्मन कंसीडर नहीं करते। मतलब आपको छोटी सी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान में अभी 14 अगस्त आने वाला है, 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे आने वाला है। यहाँ पे पाकिस्तान के बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं बिकेंगे, बल्कि वो मास्क, बल्कि वो सारे झंडे, वो सारे चाइनीज़ ने इम्पोर्ट किए होंगे। चाइनीज़ की एक और भी एग्जाम्पल है कि चाइना गलवान वैली के ऊपर इंडिया के साथ लड़ रहा है और उसके ऊपर ये भी ब्लेम लगाया गया कि इंडिया के ऊपर, इंडिया में जितने भी शर्ट्स बिकती हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है बायकॉट चाइना, वो सारी की सारी चाइना से इंपोर्ट हुई थी इंडिया में। तो ये सब कुछ क्या है? मतलब चाइना इज़ एक्चुअली प्लेइंग इट्स इकोनॉमिक पॉलिसी सो मच एफिशिएंटली दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल द कंट्रीज एंड स्पेसिफिकली द एनालिस्ट्स आर कंसर्न्ड अबाउट द डेट ट्रैप फॉरेन पॉलिसी। और इसकी वजह से चाइनीज़ के ऊपर थोड़े से रिजर्वेशन भी रखे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि चाइना के पास ये सब कुछ मौजूद है, चाइना इज़ डूइंग फैंटास्टिकली, मगर इस सारा जो इसकी रीजंस हैं चाइनीज़ राइज के पीछे, ये ईरान के साथ डील क्यों कर रहा है, और अगर ये डील हो जाती है तो फिर रीजन में कौन कौन से इसकी असरात पड़ सकते हैं, और अगर रीजन डिस्टेबलाइज, क्या इस डील के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो चाइनीज़ राइज और वो यूएस की जो मोनोपोली है उसको ख़राब कर ले, या इस रीजन के अंदर जो पीस और स्टेबिलिटी है वो उसको ख़राब कर ले, और अगर वो है पोटेंशियल तो उसके फिर असरात क्या हो सकते हैं। और अगर इस रीजन का जनाब ये पीस और ये सम सॉर्ट ऑफ इस तरह की जो डिस्कशन है वो जो इस्टेब्लिश्ड चीज़ें हैं वो ख़राब होती हैं, तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या यूएस अपनी पावर वापस ले सकता है? और अगर यूएस इस रीजन को हार जाता है और वो इंडिया की हेल्प के बाद भी हार जाता है, तो फिर यूएस की पावर क्या पूरी दुनिया के अंदर उसका लोहा दोबारा मनवाया जाएगा? इसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। आई होप आपको कुछ बातें समझ आ गई होंगी, और ये कंटिन्यूस चलेगा तो आपको बहुत सारी दूसरी बातें भी समझ आ जाएंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।